मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड अपने अपने घरों में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई जस्ट होप कि आप लोगों को स्टोरी बहुत क्लियर हो गई होगी एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट से बिलोंग करता है, जो साहिब आलम की स्टोरी है। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? साहिब देख क्या रहा था? जो भी गार्बेज डम्प्स थे, वो कूड़े के ढेर थे, उसमें साहिब सर्च क्या कर रहा था, स्क्रॉच क्या कर रहा था, एंड वो कहाँ पे है, एक्चुअली में कहाँ पर है अभी वो, एंड वो कहाँ से आया था। सो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आंसर जिस टेंस फॉर्म में पूछा जाता है उसी टेंस फॉर्म में आपको रिप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है क्वेश्चन, प्रेजेंट में पूछा गया है, तो आपके आंसर भी प्रेजेंट में ही होने चाहिए। तो साहिब क्या ढूंढ रहा था? साहिब इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स एंड रूपी नोट इन द गार्बेज डम्प्स, मतलब गोल्ड ढूंढ रहा था। समटाइम्स ही फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रूपी नोट और सिल्वर कॉइन। कभी कभी उसको ये भी मिल जाता था, कभी कभी ये भी, और कभी कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता था। एक होता ना कि देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब भी अगर कोई चीज़ मिल जाती है थी ना बेटा, साहेब एंड साहेब जैसे लोगों को, या रैग पिकिंग करते हैं उन लोगों को, तो वो हमेशा एक होप में रहते थे कि यार थोड़ा मिला है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और मिलेगा। राइट नाउ ही इज़ इन सीमापुरी ना। अगर पूछा गया कि वेयर इज़ ही नाउ, कहाँ है अभी, तो सीमापुरी में। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। He came with his mother in 1971. His house was set amidst the green field of Dhaka. और आप ये भी बता सकते हो, जैसे पूछा गया ये क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है कि वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, तो वो बांग्लादेश से आया था। कब आया था अपनी मदर के साथ? 1971 में। एंड वो ढाका में रहता था, जैसे जंगलों के बीच में, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। एंड वाई ही केम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। सो आप बोल दीजिएगा कि स्टॉर्म स्वेप्ट अवे द फील्ड एंड होम, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं ना कि बाढ़ जो ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जब आती है बाढ़ें तो लोगों के घर छिन जाते हैं एंड वो काम की तलाश में दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं। आई जस्ट होप ये क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन एंड आंसर। वॉट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर? जो सबसे पहले तो जो चिल्ड्रन थे वो क्या एक्सप्लेनेशन देते थे, या जितने भी रैग जो पिकर्स थे या जितने भी लोग जो थे वो एकदम ना अंडर पॉवर्टी आते थे, वो क्या बोलते थे कि इट्स आउट ऑफ ट्रेडिशन, वो फॉलो कर रहे हैं बेयरफुट होना। बट अकॉर्डिंग टू ऑथर उन्हें क्या लगता था कि वो एक एक्सक्यूज़ देते हैं छुपाने के लिए अपने ये परपीचुअल पॉवर्टी को, मतलब जो अनएंडिंग पॉवर्टी है उसका एक्सक्यूज़ देते हैं कि ताकि लोगों को, मतलब लोगों की वजह से उन्हें एम्बैरेस्ड ना फील हो। एक ऐसी गरीबी बेटा जो एंड कभी नहीं होगी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए एक होता है ना कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए, लोगों को खुद के सामने दिखाने के लिए कि अरे हमारे पास तो बहुत सारे यार चप्पलें हैं, बट हमें पहनने का मन नहीं करता क्योंकि ये ट्रेडिशन है। क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ये भी ना सोचे कि यार हम चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन वो एक बोलते थे कि ये आउट ऑफ ट्रेडिशन है, हम फॉलो करते आए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर उन्हें ये बिलीव होता है, वो इतना ज़्यादा जगह पे गई हैं, लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस्ड किया है, पढ़ा है, एनालाइज किया है, कि उन्हें पता है कि ये हाइड कर रहे हैं अपने उस पॉवर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इज साहिब वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक मिनट रुको। इज साहिब वर्किंग हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब, लास्ट वाला सीन आप लोगों को आई जस्ट होप कि याद होगा कि जो साहिब था क्या वो हैप्पी था टी स्टॉल में काम करने से? आपको पता है कि नो, ही इज़ नॉट हैप्पी। ना एक्सप्लेन करना है तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए। उसके चेहरे से वो केयरफ्री लुक चला गया था। नाउ ही इज़ नॉट हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मास्टर नहीं था, उसका कोई और मास्टर था। एंड जब तक बच्चे बेटा, पता है वो अल्हड़ वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, घूमना फिरना अपने मन मौजी में। एंड साहिब के लिए जो गार्बेज था ना, वो एक वंडर था, एक मैजिक था, एक अनोखी सी दुनिया थी जहाँ पे वो जाता था गोल्ड की तलाश में।
और उसे अच्छा लगता था क्योंकि बच्चे हर चीज़ में मैजिक को ढूंढ लेते हैं। लेकिन आज बहुत ही छोटी उम्र में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी टू मतलब ना टू मेक सर्वाइव द फैमिली, उनकी फैमिली को सर्वाइव करवाओ एंड बहुत सारी चीज़ें। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बहुत पहले आती है ना लोगों पे, तो फिर कहीं ना कहीं उनका बचपना बहुत पहले ख़त्म हो जाता है। सो साहिब जो थे वो खुश नहीं थे, वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते थे जहाँ पे सब कुछ केयर फ्री रहे, कोई मास्टर ना रहे, कोई उन्हें डांटे ना। बट अब साहिब के पास वो जो ज़िंदगी थी वो जा चुकी थी। अब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ज़िंदगी थी जहाँ पे वो खुद के मास्टर नहीं थे एंड किसी की हर चीज़ को उन्हें फॉलो करना था, हर कमांड को फॉलो करना था। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स ना बेटा। यहाँ पे बहुत सारे बैंगल्स बनाए जाते थे एंड ये एक्चुअल ट्रुथ है कि द प्लेस इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये एक सेंटर है जहाँ पे मतलब मेन सेंटर है जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोग ग्लासेस को मेल्ट करके अलग अलग शेप देकर बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते हैं एंड स्पेशली बैंगल्स तो फिरोज़ाबाद की सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड तक जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती थी, किस किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी बैंगल इंडस्ट्री में। तो बैंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन द ग्लास इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, दे हैव टू वर्क इन अ डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। मतलब उन्हें होता है ना कि फुल ऑफ डार्कनेस वाले रूम में उन्हें, जहाँ पे कोई लाइट नहीं आती है, कोई वेंटिलेशन नहीं होती है, वहाँ पे काम करना पड़ता था उन्हें। जो डस्ट थे पॉलिश करने से बैंगल्स के, वो उनके आई को, उनकी आँखों को इंजूरियस करते थे। दे ऑफन लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वो कंटिन्यूटी हाई टेम्परेचर में काम करते करते उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर तो रहती नहीं थी कि जिसको पहनकर वो बच सकते हैं। सो बहुत कम उम्र में वो अपने आई साइट को लूज़ कर दिया करते थे। द आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट टू द आउटसाइड। सो उनका जो एक आँख था वो बनी चुका था अंधेरों में रहने का। एंड देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो बैंगल इंडस्ट्री में लोगों को फेस करनी पड़ती थी। एंड आपने जिस तरह से मैंने स्टोरी बताई है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कंटेंट बेटा ज़्यादा से ज़्यादा रखना अपने दिमाग में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग 2-2 पेजेस अपने आंसर्स लिख के लेकर आओ, लेकिन हाँ एलिब्रेट करने की कोशिश करना ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि एटलीस्ट यू रेड अबाउट इट, आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। एंड कंटेंट से इंसान के पता चल जाता है कि उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, आप डीप नॉलेज भी गेन कर रहे हो। लिखने की कोशिश करना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, आप देखना कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। नेक्स्ट है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट इज फैमिली। किस तरह से मुकेश का एटीट्यूड जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था उसकी फैमिली से। मुकेश बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ना बच्चा ऑफ बैंगल मेकर, बट हिज एटीट्यूड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन। वो अपनी फैमिली का ट्रेडिशन ब्रेक करना चाहता था। ही इज़ डेयरिंग, डिटरमाइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट ही हैज़ होप्स एंड ड्रीम्स, जो कि नॉर्मली उस एरिया के लोग जो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं उन्होंने बहुत पहले होप एंड ड्रीम्स जैसी जो चिड़िया का नाम है ना वो बहुत पहले उड़ा चुके होते थे। लेकिन यहाँ पे मुकेश के दिल में वो होप अभी भी एग्जिस्ट करता है, ड्रीम्स अभी वो देखता है एंड ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। सो वो बिल्कुल ही अलग था अपनी फैमिली मेम्बर से, क्योंकि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था हर चीज़ को देखने का। वो ट्रेडिशन में नहीं रहना चाहता था एंड उसके पास होप्स एंड ड्रीम्स थे। एंड मे बी इन फ्यूचर जिस तरह से वो चाहता है मोटर मैकेनिक बनना वो बन भी जाए, क्योंकि उसके पास एक अलग काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन थी एंड पैशन था।
ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी. क्या क्या रीज़न हो सकता है बेटा कि अगर अब कोई इंसान गांव से शहरों की तरफ जाता है तो रीज़न क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है कि अगर दे आर मेनी फैक्टर्स दैट ना कि डेट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सब विलेजर्स मन से जाना चाहते हैं, मतलब स्पेशली अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए. लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है इन द सर्च फॉर जॉब्स एंड बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. सबसे इम्पॉर्टेंट तो जॉब्स होता है. लेकिन कुछ विलेजर्स ये भी सोचते हैं कि जो गांव में हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, सोसाइटी यहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बहुत बहुत बुरा है, जो शहरों में उन्हें मच बेटर मिलेगा. अदर एक और फैक्टर है बेटा कि अदर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट, फैमिन एट्सेट्रा. कुछ कुछ लोगों की मजबूरी होती है गांव को छोड़ के शहरों की तरफ माइग्रेट करना. अपना बना बनाया घर जब उनका बाढ़ में डूब जाता है, आंधी आती है, या जिस तरह से भी एक होता है ना कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं. अपने मन से नहीं जाते. कुछ विलेजेस अपने मन से जाते हैं, कुछ मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी, जो उनके हाउसेस होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं. हिस्ट्री हैज़ रिकॉर्ड्स ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशंस कॉज्ड बाय वॉर्स, एज यू नो. क्योंकि माइग्रेशन सिर्फ जॉब्स एंड इसलिए नहीं होते हैं कि आप एक बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहते हो, बट ऑन द अदर हैंड एक इस तरह का माइग्रेशन होता है जो वॉर्स की वजह से होता है. मैनी विलेजर्स हु आर बेटर ऑफ देन अदर मैनेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन द सिटीज़. एक और है कि विलेजर्स जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, गांव में बहुत ज़मीन ज़्यादा है उनकी, तो वो अपने बच्चों को सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं. इन लेसन लॉ स्प्रिंग, साहिब एंड हिज फैमिली माइग्रेट टू सीमापुरी फ्रॉम ढाका आफ्टर देयर हाउस वर डिस्ट्रॉयड इन स्टॉर्म. तो आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि यार यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, हमारे चैप्टर में भी एक एग्जाम्पल है, एंड वो है एग्जाम्पल मुकेश का, सॉरी साहिब आलम का, जिसकी मदर है, उसकी फैमिली, एंड वो उसे आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म. आंधी एंड बारिश, बाढ़ की वजह से कम्प्लीटली उनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका था. तो इन द सर्च फॉर जॉब्स वो माइग्रेट किए इंडिया में. सो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी मेरे दिमाग में अभी ना आता हो, बट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड राइट अबाउट इट, एंड थोड़ा बहुत पढ़िएगा इस बारे में कि किस तरह से माइग्रेशन होता है. बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो. गूगल पे बेटा सर्च किया करो. मतलब आई थिंक कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है नॉलेज गेन करने का. आप बस एक सर्च बॉक्स पे जाके आपको बस एक लाइन लिख कर क्लिक करना है, एंड दुनिया भर की नॉलेज आपके पास होती है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है. सो आप इन्फॉर्मेशन लिया करो. वो तो आप पे डिपेंड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे नॉलेज में कन्वर्ट करना है, बट इन्फॉर्मेशन गेन किया करो. नेक्स्ट है आपका, वुड यू अग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियली केप्ट. व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नैरेटेड इन द टेक्स्ट. आपको क्या लगता है कि मतलब जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं गरीबों से, तो क्या उनको रखा जाता है, कोई सीरियस लेता है उस चीज़ को. एंड इस स्टोरी में कहाँ पे ऐसा पार्ट था जहाँ पे फेक प्रॉमिस किया गया था. यस, द प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियली केप्ट ऑफन. हाँ, मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने प्रॉमिसेस करते हुए लोगों को देखे हैं, बट वो फुलफिल नहीं होते हैं. दे आर नॉट टेकन सीरियसली यार. उन्हें कभी सीरियस नहीं लिया जाता है, एंड बस वो एक नहीं बस मुंह से निकल गया, बोल दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं. दिस कीप्स चाइल्ड, एक होता है ना, होपिंग फॉर अ बेटर पॉसिबिलिटी टिल ही रियलाइजेज द ट्रूथ. मतलब अगर बड़े लोगों से आप ये चीज़ बोलते हो तो बड़े लोगों के मन में एक चीज़ होती है कि मे बी नॉट, मतलब शायद वो हेल्प करे या शायद हेल्प ना करे. बट आप बच्चों से कोई प्रोमिस करते हो ना, तो ही कीप्स ऑन होपिंग कि यार मतलब बेहतर होगा, क्योंकि कोई बोल कर गया है. बच्चों के लिए क्या होता है, जो बोला वो किया, जो जुबान पे है वो मन पे है. लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी जो दुनिया है वो डबल स्टैंडर्ड वाली दुनिया है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल सोचते नहीं है, ना हमारे दिल में होती है, और जो हमारे दिल में होती है वो कभी हम जुबान पे नहीं लाते हैं. सो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स हम हैं, और बच्चों के लिए समझना एकदम नामुमकिन सा है. वो इसीलिए उन अपने इनोसेंस की वजह से वो होप करते हैं, एंड बहुत लंबे समय तक होप करते हैं, जब तक कि उन्हें रियलाइज़ होता है ट्रुथ कि उनसे फेक प्रॉमिस किया गया था. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल ना टू, एक होता है ना कि
to shatter the children's dream, while it is also painful to see these children थ्राइव टू होप, ये वाली चीज़। आई थिंक ऐसा नहीं है कि दुनिया इतनी भी बुरी है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु रियली वांट टू डू समथिंग फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, एंड उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि अगर वो प्रोमिसेस कर रहे हैं एंड वो प्रोमिसेस निभा नहीं पा रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो चिल्ड्रन होप कर रहे हैं एंड उन्होंने उनका सपना तोड़ दिया। तो अगर एक सेक्शन है जो फेक प्रोमिसेस कर रहा है, तो दूसरा सेक्शन है जो प्रॉमिस करता है बट उसे निभा नहीं पाता जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो चिल्ड्रन हर्ट हो रहे हैं तो वो हर्ट नहीं हो रहे हैं। एंड इस स्टोरी में आप लोग बता सकते हो कि वंस वाइल इंटरैक्टिंग विद साहिब, द नरेटर एंड्स अप इनकरेजिंग हिम टू स्टडी एंड हाफ जोकिंगली टॉक अबाउट ओपनिंग अ स्कूल। जैसे कि वाइल इंटरैक्टिंग विद हिम, जिस तरह से वो उस टाइम पे बात कर रही थी, तो उन्होंने बस पूछ लिया कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, और इनकरेज करती है पढ़ने के लिए एंड जोक में बोल देती है कि मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे कि नहीं आओगे। एंड शी फील्स टू रियलाइज़ यार कि उसने एक मतलब हैज़ सोन अ सीड ऑफ होप इन साहिब्स हार्ट। वो अननोइंगली एक होप का एक एकदम पार्ट है ना, उसके अंदर वो सीड होती है ना, वो शो कर देती है और वो ग्रो करने लगता है। एंड अनकॉन्शियसली उसे पता भी नहीं होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, एंड बाद में रियलाइज़ जब होता है तो वो बहुत एम्बैरेस्ड होती हैं, जैसे कि आपने स्टोरी में देखा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि What forces conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty? अब आप यहाँ पे बेटा एक चीज़ याद रखना कि दो प्रोनाउंसिएशन है, पॉवर्टी एंड पावर्टी, ठीक है। सो आप दोनों ही चीज़ें बोल सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल इस वर्ड को पॉवर्टी कहते हैं, पॉवर्टी, बट मेरे मुंह से हमेशा पॉवर्टी निकलता है। सो इट्स नॉट अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मैंने चेक किया है। तो आप पॉवर्टी भी बोल सकते हैं एंड पॉवर्टी भी बोल सकते हो, या तो मुंह थोड़ा सा, एक तो ना कि प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो एंड एग्जैक्ट वे में प्रोनाउंस करो तो वो एक अच्छा साउंड करता है। आप कहीं ना कहीं लगता है कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। ओके, सो कौन कौन से यार मतलब किस किस वजह से, किस षड्यंत्र की वजह से जो बहुत सारे लोग थे फिरोज़ाबाद में, मतलब दे आर कीपिंग, मतलब वो काम करे जा रहे थे बैंगल इंडस्ट्री में, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। सोशल लीगल सिस्टम था बेटा, कहीं ना कहीं आपको जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडल मैन, दे आर फोर्सिंग देम टू डू दिस, एंड बहुत कम में उनसे बहुत सारा काम करा के बहुत कम पैसे दिए जाते थे। एंड उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी लड़ने की, क्योंकि ये सारे जो मतलब हाई सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो सब पैसा खिला देते थे गवर्नमेंट को। और आप लिख सकते हो कि पॉलिटिशियन, मिडल मैन, ब्यूरोक्रेट्स, एंड ऑप्शंस देख लेना बुक में कि और कौन था यार, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन कौन था। ऑप्शंस देख के आप लिख देना कि दे आर द रीजंस फॉर कंस्पिरेसी, एंड किस तरह से षड्यंत्र करते थे कि जो वर्कर्स थे वो फिरोज़ाबाद के बैंगल इंडस्ट्री में काम करते रहे और पॉवर्टी में ही जीते रहे। नेक्स्ट है बेटा, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपको क्या लगता है कि किस तरह से मुकेश ने रियलाइज़ किया होगा अपने ड्रीम को? मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी, आप ये मानते हो, एंड बाय डेयरिंग टू ड्रीम ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ बिग चेंज। डर, एक सपना देखने की हिम्मत रख पाना ना, कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, और अगर आप पहला स्टेप ले लेते हो दैट मीन्स कि आप बस अब आपको बस मेहनत करनी है एंड डेफिनेटली यू विल अचीव, जिसकी वजह से आपने वो स्टेप लिया है, इतना बड़ा स्टेप लिया है। तो अगर कोई फिरोज़ाबाद में इतना बड़ा स्टेप लेता है ड्रीम को डर करने का, हिम्मत रख पाना कि सपने देख सकें, तो यही सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है कि मुकेश अपनी कम्युनिटी से कितना डिफरेंट है, एंड ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। और क्या बनना चाहता था ये भी मेंशन कर दीजिएगा बैकग्राउंड में। ही कैन रियलाइज दिस ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। किस तरह से वो रियलाइज़ कर सका, अपने ड्रीम से रियलाइज़ कर पाया, अपने डिटर्मिनेशन से एंड हार्ड वर्क से वो रियलाइज़ कर पाएगा, नहीं यार मुझे तो यही और यही करना है। देयर माइट बी मेनी ऑब्स्टिकल्स ऑन हिज वे बट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर विल हेल्प हिम मूव टूवर्ड्स द वे
टू सक्सेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर आपका एक तो इच्छा शक्ति मजबूत होता है ना, तो आप कभी ना कभी उस कामयाबी तक पहुंचते ही हो। द फैक्ट दैट ही इज़ विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न। अच्छा, आपको याद है कि चैप्टर में ही आया है जब अनीश जैन ने पूछा कि यार यहाँ पे तो है ही नहीं, इधर तो एरिया ही नहीं है सिखाने वाला, तो वो बोलता है कि गैरेज नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं पैदल जाऊँगा। तो ये दिस शोज़ कि वो कितना ज़्यादा डिटरमाइन है, कितना ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग है कि मैं पैदल चला जाऊँगा। वो अपने 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 सपने को किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है। तो आप और भी पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। एंड बस आई थिंक इतना, दैट्स इट। नेक्स्ट है आप लोगों का, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। अब यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक कि योर थॉट मैटर्स। आपको लगता है बेटा कि ये जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों से काम कराया जाता है शॉप्स पे या कहीं पर भी आप जहाँ पे देखते हो, क्या इसको ख़त्म, एलिमिनेट मतलब कि कम्प्लीटली जड़ से उखाड़ देना, तो क्या इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और कैसे ख़त्म होगा? मैंने आपको वाइल टीचिंग यू दिस स्टोरी, मैंने आपको बताया कि अगर कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करता है बेटा, ठीक है, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी काम कराते हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। बट डोंट यू थिंक सो कि जिस तरह से हमारे इंडिया की पॉवर्टी रेट है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे इंडिया में, एंड डू यू रियली थिंक कि अगर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों को कमाने के लिए भेज रहे हैं क्योंकि यार सर्वाइवल वाली रीज़न जो है वो खाने को लेकर तरस रहे हैं, एंड अगर बच्चा कोई शॉप पे जाके काम कर रहा है इस तरह से एलिमिनेशन की बात, आई नो कि एज अ टीचर मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ओके यार, या वी शुड मतलब एलिमिनेट होना ही चाहिए, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है यार, बच्चे पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे, तो बहुत सारे लॉज हैं, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, हम एक्ट कर सकते हैं, हम एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके टूवर्ड्स कोई स्टेप ले। बट वॉट अबाउट दोज पीपल यार, जो बहुत सारे तादाद में हैं, जो वाकई में काम करना चाहते हैं क्योंकि वो अर्न करना चाहते हैं। आपने क्या किया, किसी एक्ट के थ्रू यार चलो आपने चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर दिया, आप कहीं पे भी बच्चे वो जाएंगे तो कहीं पे भी उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो फिर क्या, फिर उनकी मदद कौन करेगा? सो बहुत डिफ़िकल्ट है ये डिसाइड कर पाना कि चाइल्ड लेबर जो एक्ट है जिसके थ्रू आप आई थिंक बिलो 14 आप काम नहीं करा सकते, किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का काम नहीं करा सकते हो। सो अगर ये चीज़ हो जाएगी तो फिर उन बच्चों का क्या, उन फैमिलीज़ का क्या? Child labor should be eliminated. I know, because it takes away from the child his childhood and the prospect of a elementary education. कहीं ना कहीं ज़रूरी है क्योंकि उन बच्चों से उनका बचपना छीन लेता है, उनका जो राइट है एजुकेशन का वो छिन जाता है, एंड सिंस चाइल्ड लेबर आर चीप एंड कॉन्सिक्वेंटली एंगेज्ड इन द डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये चीज़ है कि जो डेंजरस एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एकदम आग के बीच में काम कराया जा रहा है, इस तरह से बैंगल मेकिंग वाला जो काम है जिससे बच्चे अपना आई साइट लूज़ कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस बेसिस पे उन्हें हटाया जाना चाहिए ऐसी जगह से, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव, दे ऑफन वनरेबल ना टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। वो प्रोन होते हैं, मतलब कि वो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, फिजिकली इल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन ईजिली एक्सेसिबल। ये वाली जो चीज़ है ना कि ईजिली एक्सेसिबल वाली चीज़ है कि यार हर जगह एजुकेशन इतना ज़्यादा आसान कर दो, सब बच्चे पढ़ने के लिए जाए। डू यू रियली थिंक इज़ इट पॉसिबल? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई ऑल्सो थिंक सो, बट इतना मुश्किल है ना कि उन तक एजुकेशन को पहुंचाना। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को पैसे चाहिए। आपका अगर खाली पेट होगा तो क्या आपको पढ़ने में मन लगेगा? एंड आपने मिड डे मील वाली तो कंडीशन देखी होगी, हर जगह ज़्यादातर जगह पे या तो ख़राब खाना दे दिया जाता है, या तो खाने में छिपकली पड़ जाती है, या तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मिड डे मील ठीक तरह से नहीं दिया जाता है बच्चों को। सो एजुकेशन तो एक्सेसिबल होना चाहिए, बच्चों को प्रॉपरली नॉलेज मिलना चाहिए, बट उनसे काम का राइट नहीं छीनना चाहिए। ऐसी जगह पर वो काम कर सकते हैं जहाँ पे वो कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ, डेंजरस एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं कराना चाहिए, बट उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है उन बच्चों के पास
क्योंकि उन बच्चों की कमाई से घर का खर्चा चलता है। तो लॉट्स ऑफ रीज़न ना जिसकी वजह से पेरेंट्स शायद भेजते होंगे उस बच्चे को। पेरेंट्स उस काबिल नहीं होंगे, या माता पिता में से या पिता होगा, या फिज़िकली वो हैंडीकैप्ड होगा, उसके पास अपने बच्चे को भेजने के लिए। ऐसे केसेस भी है बेटा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मैंने ये चीज़ देखी है। बट आपका थॉट, मैंने कहा ना कि देयर आर 3 परसेप्शंस इन लिटरेचर, तो आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है किसी भी टॉपिक को लेकर। ये एकदम फुल एंड फाइनल आंसर नहीं है, दैट्स माय पर्सनल व्यू अबाउट दिस थिंग। अगर आपका आंसर बिल्कुल ही डिफर करता है इस चीज़ से, तब पर भी आपका जो आंसर होगा, आप एग्जामिनेशन में भी लिखते हो बेटा, तो वो करेक्ट होगा। आई जस्ट होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एंड बस इतने क्वेश्चंस थे आप लोगों के। एंड नेक्स्ट जो आपका चैप्टर का वीडियो है बेटा, वो कुछ दिन बाद होगा, क्योंकि अभी मैं 11th का वीडियो अपलोड करूँगी, देन 10th एंड देन 9th। सो तब तक प्लीज़ ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर सब तक लिख लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कॉमेंट मी इन माई कॉमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंड ट्राई टू बी more human.